We are on chapter 6, free consent of parties. And free consent of parties में मैंने आपको explain किया था that what does consent mean? Consent का मतलब है सहमति. जब two parties, दो लोग एक ही बात पर एक ही टाइम पर एक ही चीज पर एग्री होते हैं तो आप कहते हैं कि दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को अपनी सहमति दे दी है. इसमें हमने एग्जाम्पल किया था ए एंड बी का, जिसमें ए अपनी कार सेल करना चाहता है बी को और ए के पास 2 कार्स हैं, वेन्यू एंड क्रेटा. जब ए कार सेल करने की बात कर रहा है तो वो वेन्यू के बारे में सोच रहा है और जब बी कार बाय करने की बात कर रहा है तो वो क्रेटा के बारे में सोच रहा है, क्योंकि ये दोनों एक टाइम पे एक चीज के बारे में नहीं सोच रहे, सेम थिंग एक चीज के बारे में नहीं सोच रहे. सो यहाँ पर आप कहेंगे कि दोनों ने आपसी सहमति नहीं है, कंसेंट नहीं है. अब ना सिर्फ सहमति होना जरूरी है बल्कि आजाद सहमति होना भी जरूरी है. मारधाड़ से नहीं करना. सामने वाली पार्टी को सहमत करना तो है, लेकिन मार धाड़ से या किसी दबाव में लाकर उसको सहमत नहीं करना. सहमति हो अगर तो आजाद सहमति हो, अपनी मर्जी से हो. आजाद सहमति हो, मर्जी से हो तो ही एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है. तो अगर आप एक जायज कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं तो दोनों पार्टीज की जो सहमति होनी चाहिए वो आजाद सहमति होनी चाहिए. मारधाड़ या किसी दबाव में आकर सहमति अगर ली गई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. और फ्री कंसेंट कब नहीं होती, सहमति जो आजाद है वो कब नहीं होती? नो फ्री कंसेंट. कहां पर सहमति आजाद नहीं होती? 5 केसेस में. फर्स्ट इज कोअर्शन, जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं. सेकंड इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, आज स्टार्ट करेंगे. फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक. सेक्शंस कौन से हैं कल भी बताए थे मैंने. दिस इज सेक्शन 15, 16, 17, 18, सेक्शन 20, 21, 22. ये सेक्शंस हैं. और कल हमने कोर्शन का मीनिंग किया था, दैट व्हाट अमाउंट्स टू कोर्शन. और जब हमने कोर्शन किया था सेक्शन 15 के अंडर, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कोर्शन की डेफिनेशन क्या है. कुछ करना, कमिटिंग, कुछ करना या कुछ करने की धमकी देना, थ्रेटनिंग टू कमिट. कुछ करना या करने की धमकी देना. क्या करना? कोई भी ऐसा कार्य जो कि फॉरबिडन है अंडर आईपीसी. कोई भी ऐसा कार्य जो कि मना किया गया है.
कोई भी ऐसा कार्य जो कि मना किया गया है, यदि आप ऐसा कोई कार्य करते हैं या करने की धमकी देते हैं, या फिर अनलॉफुल डिटेनिंग, आप किसी की प्रॉपर्टी जबरदस्ती जब्त करते हैं, गैर कानूनी तरीके से जब्त करते हैं, या फिर जब्त करने की धमकी देते हैं, थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, जब्त करने की धमकी देना। यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं, यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि मना किया गया है आईपीसी के अंतर्गत, करते हैं या करने की धमकी देते हैं, या फिर किसी की संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से जब्त करते हैं या फिर जब्त करने की धमकी देते हैं, और ऐसा आप क्यों करते हैं? ऐसा आप इस इरादे से करते हैं, विद द इंटेंशन of causing another person to enter into an agreement। और ऐसा आप इसलिए करते हैं, इस इरादे से करते हैं कि आप सामने वाले पर्सन को, सामने वाले व्यक्ति को की सहमति पाना चाहते हैं, आप उससे एग्रीमेंट साइन करवाना चाहते हैं। इस इरादे से आप कुछ करते हैं या करने की धमकी देते हैं, या फिर किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेते हैं या जब्त करने की धमकी देते हैं, तो आप कहेंगे कि आपने कोर्शन का इस्तेमाल किया है। और आईपीसी के अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया था कि कौन किस तरह के जो कार्य हैं वो मना किए गए हैं। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए थे। क्या एग्जाम्पल्स थे? मर्डर, रेप, किसी को किडनैप कर लेते हैं आप, किडनैपिंग, या फिर किसी को पीटते हैं, मारपीट करते हैं, फिजिकल बीटिंग, मारपीट करना, या फिर चोरी करना, डकैती, डकैती करना। ये सब ऐसे कार्य हैं जो कि आईपीसी के अंतर्गत मना किए गए हैं। सो अगर आप ऐसा कुछ भी कार्य करते हैं या करने की धमकी देते हैं, तो कहा जाएगा कि आप कोर्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कोर्शन का इस्तेमाल करके यदि आप किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवाते हैं या सामने वाले की सहमति पाते हैं, तो ऐसे में उसे आज़ाद सहमति नहीं कहा जाएगा, फ्री कंसेंट नहीं कहा जाएगा। और इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर ये होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट वुड बी वॉइडेबल। और वॉइडेबल का मतलब मैंने आपको क्या समझाया है? जिसमें एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकती है, एक पार्टी स्यू कर सकती है, जो दूसरी पार्टी है, जो दूसरा व्यक्ति है, वो मुकदमा नहीं चला सकता। एक पार्टी मुकदमा चला सकती है और दूसरी पार्टी मुकदमा नहीं चला सकती। जो पार्टी मुकदमा चला सकती है वो कौन होती है? जिसके ऊपर कोर्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जो पार्टी मुकदमा चला सकती है वो कौन है? जिस पर कोर्शन का इस्तेमाल किया गया है। वो पार्टी दूसरी पार्टी को स्यू कर सकती है। और कौन सी पार्टी स्यू नहीं कर सकती? जो कोर्शन का इस्तेमाल करती है।
जो पार्टी कोercion का इस्तेमाल करती है वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर मुकदमा नहीं चला सकता. दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. सो अगर आप कोercion का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए मजबूर करते हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है और इसमें एक पार्टी स्यू कर सकती है, दूसरी पार्टी मुकदमा नहीं चला सकती. दिस इज व्हाट वी हैव डन इन यस्टरडेज सेशन. आइए अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस. व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस? सबसे पहले तो सेक्शन कौन सा है अनड्यू इन्फ्लुएंस का? सेक्शन 16. लाइन वाइज है यहाँ पर सेक्शंस, तो याद इजीली हो जाएंगे. अनड्यू इन्फ्लुएंस का हिंदी मतलब है अनुचित प्रभाव. आप किसी के ऊपर अनुचित प्रभाव या दबाव बनाकर जब उसकी सहमति पाना चाहते हैं, दैट इज नोन एज अनड्यू इन्फ्लुएंस. और डिटेल में इसका मतलब समझते हैं. वैसे हमने कल स्टार्ट कर दिया था, दोबारा से करते हैं. सेक्शन 16 क्या कहता है? वेयर relations between the parties, where relations between the parties are such that, जहां पर दो लोगों के बीच में संबंध इस तरह के हैं. पार्टीज मीन्स यहाँ पर व्यक्ति. जहां पे दो लोगों के बीच में संबंध इस तरह के हैं कि कैसे संबंध हैं कि वन ऑफ द पार्टीज, जहां पर एक व्यक्ति, एक पार्टी, वन ऑफ द पार्टीज इज इन अ पोजिशन, जहां पर एक व्यक्ति ऐसी स्थिति में है, एक व्यक्ति ऐसी स्थिति में है टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, कि वो दूसरे की मर्जी पर हावी हो सकता है. दो व्यक्तियों के बीच में इस तरह के संबंध हैं जिसमें से एक व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में है कि वो दूसरे व्यक्ति की मर्जी पर हावी हो सकता है, एंड साथ ही साथ यूजेस दैट पोजिशन, ना सिर्फ ऐसी स्थिति में है बल्कि उस स्थिति का इस्तेमाल भी करता है. स्थिति में होना अलग बात है और स्थिति का इस्तेमाल करना दूसरी बात. उस स्थिति का इस्तेमाल करता है. कैसा इस्तेमाल करता है? टू ऑब्टेन an unfair advantage, to obtain an unfair advantage over the other. दूसरे के ऊपर अनुचित या गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है. उस स्थिति का इस्तेमाल करता है. क्या इस्तेमाल करता है? दूसरे पर या दूसरे का गलत फायदा उठाने के लिए.
दूसरे का गलत फायदा उठाने के लिए। आप इस तरह से ही डेफिनेशंस याद करेंगे जैसे कि मैं करवा रही हूँ, तो डेफिनेशंस लर्न करना इजी हो जाएगा। सो व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस? अनड्यू इन्फ्लुएंस इज व्हाट? अनुचित प्रभाव, जहां पर दो लोगों के बीच में संबंध इस तरह के हैं कि एक व्यक्ति ऐसी स्थिति में है कि वो दूसरे व्यक्ति की मर्जी पर हावी हो सकता है और उस स्थिति का इस्तेमाल करता है दूसरे का गलत फायदा उठाने के लिए। तो आप कहेंगे कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया है, उसने अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल किया है। एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल्स करते हैं। फर्स्ट, भाई एक ना रिच लैंड ओनर है, बहुत अमीर मकान, बहुत अमीर जमीन का मालिक ए है, और एक तरफ है बी। जो बी है वो एक गरीब किसान है, एक पुअर फार्मर है। ए बी को कहता है कि तुम मुझे जर्सी काऊ बेच दो। जर्सी गाय, जर्सी गाय एक स्पेशल ब्रीड की गाय है, वो बेच दो। जर्सी गाय की जो कीमत है वो 5,000 रुपए है, लेकिन ए बी से कहता है मुझे ये 5,000 में नहीं 2,000 में चाहिए। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। कंडीशंस देखो। क्या दो पार्टीज के बीच में, कौन दो पार्टीज हैं, ए एंड बी? क्या दो पार्टीज के बीच में ऐसा रिश्ता है, क्या ऐसा संबंध है जहां पे एक पार्टी इस स्थिति में है कि वो दूसरे की मर्जी के ऊपर हावी हो सके? हाँ जी, क्योंकि ए रिच लैंड ओनर है तो ए एक ऐसी स्थिति में है कि वो इस गरीब किसान की मर्जी के ऊपर हावी हो सकता है। पहली कंडीशन पूरी हो गई, पहली शर्त पूरी। दूसरा, यूजेस दैट पोजीशन। क्या ये जो ए है ये अपनी इस स्थिति का इस्तेमाल कर रहा है? हाँ जी, कर रहा है, जर्सी काऊ खरीदने के लिए। और अपनी स्थिति का, दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। अब तीसरी कंडीशन, तीसरी शर्त क्या है? क्या अपनी इस स्थिति को इस्तेमाल करके वो इस गरीब किसान का फायदा उठाना चाहता है? हाँ जी, उठा तो रहा है, जबरदस्ती 5,000 की चीज को 2,000 में ले रहा है, कर रहा है ऐसा। क्या तीनों शर्तें पूरी हो गई? ए और बी में रिश्ता ऐसा है जहां पर ए इस स्थिति में है कि वो दूसरे की मर्जी के ऊपर हावी हो सके, और इस स्थिति को वो इस्तेमाल कर रहा है। हाँ जी, कर रहा है। क्यों कर रहा है? बी का नाजायज फायदा उठाने के लिए कर रहा है। तो ऐसे में आप कहेंगे कि ए ने बी की सहमति पाने के लिए अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल किया है। यही है अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर तीन शर्तें कौन सी हैं? कौन सी हैं वो तीन शर्तें जो पूरी होनी चाहिए? तीन शर्तें कौन सी हैं? हाँ जी, पहली शर्त क्या? इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ एनदर। चलो ऐसा करते हैं, शर्तें तो हमारी लिखी हुई हैं। क्या शर्तें हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस की? बार बार लिखने का क्या फायदा? यहां पर लिखते हैं, इसको हम ऑरेंज पेन से लिखते हैं। ये है आपकी पहली शर्त, फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त। दूसरी शर्त, पहली शर्त क्या है कि दो पार्टीज में से एक पार्टी
ऐसी पोजीशन में है, एक ऐसी स्थिति में है जहां पर वो दूसरे की मर्जी पर हावी हो सकती है। हाँ जी, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी शर्त कौन सी है? वो उस स्थिति का इस्तेमाल कर रही है, वो व्यक्ति उस स्थिति का इस्तेमाल कर रहा है, ये दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त कौन सी है? दिस इज योर थर्ड कंडीशन। उस स्थिति का इस्तेमाल वो सामने वाले का गलत फायदा उठाने के लिए कर रहा है। दिस इज द थर्ड कंडीशन। ये तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए। तीनों शर्तें पूरी होना अनिवार्य है। मान लीजिए कोई एक शर्त पूरी हुई, एक शर्त पूरी हुई, दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई, तीसरी शर्त पूरी नहीं हुई, क्या वहां पर आप कहेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है? क्या वहां आप कह सकते हैं कि अनुचित प्रभाव है? नहीं, वहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। जैसे अगर हम ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पर जो रिच लैंड ओनर है वो इस स्थिति में तो है, इस स्थिति में है कि वो बी के ऊपर दबाव बना सकता है, स्थिति में है। लेकिन मान लीजिए वो अपनी स्थिति का इस्तेमाल बी का गलत फायदा उठाने के लिए नहीं करता। अगर वो 5,000 की चीज को 5,000 में ही खरीद लेता, तो क्या आप कह सकते थे कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया है? इन दैट केस नो। तो अगर ये तीनों शर्तें पूरी होंगी तभी आप कह सकते हैं कि अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल किया गया है, नहीं तो नहीं। सो तीनों की तीनों कंडीशंस पूरी होंगी तो ही आप कह सकते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हुआ है। ये आपका इस सेक्शन 16 का क्रक्स है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि कब कहा जाता है कि एक पार्टी, एक व्यक्ति ऐसी स्थिति में है कि वो दबाव बना सके। मर्जी पर हावी होना कब कहा जाएगा? कब आप कहेंगे कि सामने वाला मर्जी पर हावी हो सकता है? कब कहा जाएगा? व्हेन? 3 केसेस में। क्या है वो? जब एक पार्टी का दूसरी पार्टी के ऊपर अधिकार है, एक व्यक्ति का दूसरे के ऊपर अधिकार है, अथॉरिटी वाला संबंध है, अधिकार वाला संबंध है। एग्जाम्पल? हाँ जी, अधिकार वाला संबंध कहाँ होता है भाई? टीचर स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट। यहाँ पर जो टीचर है उसका स्टूडेंट के ऊपर अधिकार है। सो यहाँ पर जो टीचर है वो दबाव बना सकता है, वो स्टूडेंट की मर्जी पर हावी हो सकता है। हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है। प्रभाव बना सकता है। एक इस तरह का रिश्ता है, अधिकार वाला रिश्ता है। और मास्टर सर्वेंट, मालिक और नौकर। यहाँ पे मालिक जो है वो नौकर के ऊपर दबाव बनाने की स्थिति में है। बनाया या नहीं बनाया वो अलग बात है, लेकिन स्थिति में तो है ना। फादर सन, पिता एवं पुत्र, लैंडलॉर्ड लेबरर,
ये एग्जाम्पल तो हम कर चुके हैं। जमीन का मालिक और मजदूर, इन सब में आपस में अधिकार का रिश्ता है। तो यहाँ पर अगर इस अधिकार के रिश्ते को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ही आप कहेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हुआ है, वरना नहीं। सो जहाँ पे अथॉरिटी का रिश्ता है, अधिकार का रिश्ता है, वहां पर एक पर्सन दूसरे के ऊपर हावी हो सकता है, हावी होने की स्थिति में है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कौन सा होता है भाई? विश्वास का रिश्ता। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विश्वास का संबंध। और विश्वास का संबंध कहाँ है? एग्जाम्पल, एडवोकेट एंड क्लाइंट। वकील, वकील और उसका जो क्लाइंट है, जिसका केस उसके पास आया है, यहाँ पर एक दूसरे का विश्वास का संबंध है। तो यहाँ पर जो एडवोकेट है वो अपने क्लाइंट की मर्जी पर हावी हो सकता है, वो ऐसी स्थिति में है। तीसरा, पर्सन whose mental capacity is impaired। ऐसा व्यक्ति जिसकी मानसिक क्षमता, जिसकी मानसिक क्षमता बिगड़ी हुई है। जिसकी मानसिक क्षमता बिगड़ी हुई है। इसमें एग्जाम्पल है डॉक्टर एंड पेशेंट का। जो पेशेंट है उसकी मानसिक क्षमता बिगड़ी हुई है, वहां पर जो डॉक्टर है वो पेशेंट की मर्जी पर हावी हो सकता है, मरीज की मर्जी पर हावी हो सकता है। तो ये तीन ऐसे संबंध हैं जहां पर एक व्यक्ति दूसरे की मर्जी पर हावी हो सकता है। हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है। अगर मर्जी पर हावी होगा और दूसरे का नाजायज फायदा उठाएगा तो ही आप कहेंगे कि अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल किया गया है। यदि रिश्ता तो ऐसा है, इन तीनों में से कोई एक, लेकिन उसने सामने वाले का गलत फायदा नहीं उठाया, ऐसे में आप नहीं कह सकते कि उसने अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल किया है। एग्जाम्पल्स देखिए। 1, एक एग्जाम्पल तो हम लैंडलॉर्ड और लेबरर वाला कर चुके हैं। और देखिए, एक पेशेंट था ए। ए एक मरीज है, उसको बहुत दर्द हो रहा है, उसको बहुत फिजिकल पेन है, शारीरिक तकलीफ है, इसे दर्द के मारे कराह रहा है। ये डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को कहता है भाई मुझे पेन किलर दे दो ताकि मुझे थोड़ा आराम मिल जाए। डॉक्टर पेशेंट से एक एफिडेविट साइन करने के लिए कहता है कि इस कागज के ऊपर साइन कर दो। एफिडेविट क्या होता है? शपथ पत्र, कि जब तू ठीक हो जाएगा तो अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगा। शपथ पत्र साइन करवा लेता है उससे। किसी भी तरह की शपथ हो सकता है संपत्ति उसके नाम करवाने की बात हो रही हो, या 10 लाख रुपए देगा तू मुझे। तो इस तरह का जो एफिडेविट है वो साइन करवा लेता है डॉक्टर पेशेंट से। क्या आप कहेंगे कि उसने अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल किया है?
कुछ भी कहने से पहले कंडीशंस चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि दोनों पार्टीज में से एक पार्टी एक ऐसी स्थिति में है कि दूसरे के ऊपर हावी हो सके। क्या डॉक्टर ऐसी स्थिति में है कि वो ए के ऊपर हावी हो सके? यस। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन कौन सी थी? देखिए, दूसरी कंडीशन क्या है? वो उस पोजीशन का, उस स्थिति का इस्तेमाल कर रहा है। क्या कर रहा है डॉक्टर? इस्तेमाल कर रहा है अपनी स्थिति का? हाँ जी, कर रहा है। क्या अपनी स्थिति का इस्तेमाल करके वो पेशेंट का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? हाँ जी, कर रहा है। तीनों शर्तें पूरी हो गई, तो क्या आप कहेंगे कि अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल है? यस, अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा, ए एक मनी लेंडर है। मनी लेंडर कौन होता है? पैसे देता है सामने वाले को, लेंड करता है, उधार पे देता है। पैसे उधार पे देता है ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें लोन दे दूंगा, और बी को पैसे की सख्त जरूरत थी। बी को पैसे की सख्त जरूरत थी। ए ने बी से कहा मैं तुम्हें लोन तो दे दूंगा, लेकिन बदले में ना तुम मुझे 100% इंटरेस्ट दोगे। 100% इंटरेस्ट, 100% ब्याज दोगे। अगर तुम 1 लाख का लोन ले रहे हो तो 1 लाख के ही ब्याज के सहित तुम मुझे इसे वापस करोगे। क्या ये 100% ब्याज सही है? क्या ये सही है? इज दिस राइट? नो, ये सही नहीं है। किसी से 100% ब्याज लेना सही नहीं होता। दिस इज अनरीजनेबल, ये अनुचित है। क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया गया है? देखते हैं, चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, क्या दोनों के बीच में संबंध ऐसा है जिसमें से एक दूसरे के ऊपर हावी हो सकता है? हाँ जी, ए हो सकता है हावी दूसरे पर। दूसरी कंडीशन, क्या ए ने अपनी स्थिति का इस्तेमाल किया? हाँ जी, किया। क्या अपनी स्थिति का इस्तेमाल करके ए ने बी का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करी? हाँ जी, करी। क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस है? हाँ जी, है अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो देखिए, ये शर्तें चेक करना बहुत जरूरी है। मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हैं। मैं ऐसी स्थिति में तो हूं कि मैं आपकी मर्जी के ऊपर हावी हो सकती हूँ, लेकिन आप ये देखेंगे क्या मैंने उस मर्जी का, क्या मैंने उस स्थिति का इस्तेमाल किया आपका नाजायज फायदा उठाने के लिए? अगर नहीं किया तो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। और अगर मैंने गलत तरीके से अपनी स्थिति का इस्तेमाल किया है तो मैं कहूंगी कि मैंने आपके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है। फाइन। सो दिस इज व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस के बाद हम जो इसी में आगे करेंगे आगे, लेकिन कल के सेशन में, और उसके बाद हम करेंगे कि कोअर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में फर्क क्या होता है। डेफिनेशंस अगर आप इसी तरीके से याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो लॉ की डेफिनेशंस होती हैं आप उसमें हेर फेर नहीं कर सकते। लॉ ने जो कह दिया सो कह दिया, आप उसमें हेर फेर नहीं कर सकते। सो अगर आप इसी तरीके से याद करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ऐसे पॉइंट्स बना बना के याद करें और इनको अपनी नोटबुक में उतारते रहें। सो सी यू टुमारो in the next session.